अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? हैंड रेज करके ज़रा बता दें मुझे। जी मोहम्मद अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्लियर है। क्लियर, ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके बेटा। आज हम चैप्टर मैं शमसुल जमान अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। जी बेटा। जी शमसुल जमान। ने एमसीक्यू नंबर 17 पूछना था एक्सरसाइज में से, जी। और और एमसीक्यू नंबर 25। 25। अच्छा, ये शमसुल जमान को मैं बाद में बता दूँ, जरा थोड़ा सा अब ये चैप्टर स्टार्ट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम ओके तो नहीं? सर। हाँ, थैंक यू बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अभी तक हमने कैफ 1 या इंट्रो के अंदर जो भी पढ़ा है, इंट्रो, कैफ 5 जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1 कहते हैं, इसके अंदर बेटा हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी जिसमें कोई इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व थी, हमने उसको क्या किया, हमने उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा। हमने स्टार्ट कहाँ से की अपनी अकाउंटिंग को? हमने रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज से रिकॉर्ड किया, स्टार्ट किया। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स बनाए, प्राइम एंट्री बनाई। उसके बाद क्या किया बेटा, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशंस, कैश फ्लोज, जो नेक्स्ट आके आप पढ़ेंगे, चेंजिंग इक्विटी, ये सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी अकाउंटिंग थी, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग सिस्टम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद हमने पढ़ा IAS 2 के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री के अंदर हम जाके क्या पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के मेथड कितने, दो, परपेचुअल, पीरियोडिक। एट द ईयर एंड हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है, ये साथ साथ अपडेट करनी है, वो दो मेथड बताए। उसके बाद IS2 जो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड था, उसने हमें बताया बेटा कि किस तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने मेंटेन कर। ये जितनी भी अकाउंटिंग हमने पढ़ी, ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती थी, सिर्फ उस बारे में हमें बताती। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके बाद
एक पर्सन आता है, एबीसी कंपनी जो लिमिटेड थी, उसका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था वो एसी मैन्युफैक्चरिंग था, मतलब वो एसी बना के मैन्युफैक्चर करता था और मार्केट में सप्लाई। उसके बाद एक पर्सन आता है, पर्सन आके इसको स्पेशलाइज नेचर का एसी की डिमांड करता है कि मुझे ये आपका एसी बन रहा है, एसी इज गुड, मुझे इस एतराज में कि मुझे इस स्पेशलाइज नेचर या इस स्पेशलाइज स्पेसिफिकेशंस के साथ मुझे एसी चाहिए। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है ओके हम आपको एसी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एसी प्रोवाइड करेंगे। अब अल्टीमेटली जो कंपनी की नॉर्मल एसी सेल एंड परचेज हो रही है, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो एसी बनता था कंपनी उसको किसी ना किसी सेल प्राइस पर बेच रही है। और ये सेल प्राइस उसने कैसे डिटरमिन की, उसने इस एसी की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो खर्चे हैं उस बेस के ऊपर, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बेस पर उन्होंने एक सेल प्राइस तय कर, ये नॉर्मल केस में। अब जब वो स्पेशलाइज एसी के लिए आए, स्पेशलाइज एसी के लिए आके उसने डिमांड की, हमने कहा ओके, साथ ही नेक्स्ट डिमांड सर प्राइस क्या होगी, व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज प्राइस। ये जो एसी हमें स्पेशलाइज नेचर के लिए आपको दे रहे हैं, ये हमें किस अमाउंट में लगेगा। अब मैनेजमेंट ने कोई ना कोई प्राइस उस कस्टमर को देंगे, कस्टमर को प्राइस देंगे। अब वो कस्टमर को प्राइस जो देगा उसके लिए अल्टीमेटली अभी एसी बना नहीं है, एसी ने बनना है, एसी ने अभी बनना है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस लगने हैं, सारा कुछ होना है। तो क्या मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस पर इसकी वैल्यूएशन डिटरमिन कर सकती है? आंसर इज नो। रीजन क्या, अभी तक तो ट्रांजैक्शंस हुई नहीं, ट्रांजैक्शन हुई होती, मटेरियल परचेज होता तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस मटेरियल परचेज की बुक करता, लेबर लगती तो लेबर का एक्सपेंस करता, और ओवरहेड्स लगते तो ओवरहेड्स का एक्सपेंस करता, फिर उनको प्लस करके निकाल लेता, इसके ऊपर ये प्राइस या इसके ऊपर ये एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आके फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कहा ये जो चीजें है ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मतलब जब तक या तो आपने उससे प्राइस लेनी है तो मटेरियल परचेज कर लो, मैं मटेरियल की एंट्री कर दूंगी, मतलब मटेरियल परचेज करोगे साथ में एंट्री हो जाएगी, कहते लेबर को पे करो, लेबर लगाओ, एंट्री हो जाएगी, ओवरहेड्स एक्सपेंस करो, एंट्री हो जाएगी, फिर प्लस करके आप कॉस्ट निकाल लो, निकल सकती है, फिर वहां से आप प्राइस की डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो मैनेजमेंट के इंडिविजुअल या इंटरनल डिसीजंस या बिजनेस के इंटरनल डिसीजंस जो है उसके लिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें वो चीजें प्रोवाइड नहीं करती। तो उस चीज के लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज की प्राइस डिटरमिन करने को हम कॉस्ट अकाउंटिंग या उसको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर किसी प्रोडक्ट की जो उसके ऊपर एक्सपेक्टेड प्राइस या उसकी जो कॉस्ट लगेगी, हम उस कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं कि इस एक प्रोजेक्ट, इस एक क्वांटिटी को बनाने के लिए हमारी क्या प्राइस होगी। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, IS2 हमने पढ़ा हुआ है, IS16 पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया, 40 पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं है, इसमें जस्ट कॉस्टिंग मेथड बताया जाता है। ये तो एक मैंने कॉस्टिंग के लिए आपको सारी केस बताई है ना, मैं भी एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट से प्राइस ये आनी है, उसके ऊपर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस क्या लगे, उसका डिसीजन करना ये प्रोजेक्ट ले या ना रहे, और उसकी कॉस्टिंग में यूज होने को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, और उसके डिसीजन के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाती है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले क्वेश्चन ले लें, मोहम्मद अरसलान जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके ना वॉइस का इशू आ रहा है, ना शोर का काफी डिस्टॉर्शन है वॉइस में काफी।
सर क्लियर नहीं है वॉइस आपकी। एक मिनट, मैं किसी बच्चे और से पूछ लूं। जी सर, मोहम्मद। किसी शायद और से पूछ रहे, मेरा ना मसला हो अकेले। जी मोहम्मद शामी, क्या प्रॉब्लम है वॉइस के अंदर बेटा, आप फील कर रहे हैं? मोहम्मद शामी बेटा, आपने अपने आप को अनम्यूट किया लेकिन आप बोल नहीं रहे। ठीक आ रही है? ओके। अरसलान बेटा, आप अपना काइंडली इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, ये हैंड फ्री को चेक कीजिए, मे भी इसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बाकी बच्चे जो कह रहे हैं वॉइस क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कॉस्टिंग के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए, और कोई भी प्रोजेक्ट जो हमने करना नहीं करना उसकी कॉस्ट निकालने के लिए यूज होती है। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। इसका मतलब मैनेजमेंट जोन सी है, एक सॉरी एक आती है मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। एक आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, और एक आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्टिंग करना किसकी? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और एनी अदर थिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई एक सेपरेट अकाउंटिंग नहीं है, कोई सेपरेट चीज नहीं है। ये क्या है? मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज करते हुए, यूजिंग द डाटा ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, data of cost accounting and external factors make a decision or other thing। कहने का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हुई? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हुई जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किसी प्रोडक्ट की प्राइस या कोई चीज या उसकी कॉस्ट डिटरमिन करती है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको उस वक्त तक नहीं दे सकती जब तक वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन इनकर्ड ना हो जाए। तो उस डाटे को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ लिंक करके कोई डिसीजन करना। अब आपके साथ इधर एक्सटर्नल डाटा क्या आ रहा है? लेट मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्डर आया कि मुझे ये स्पेशलाइज्ड एसी की एग्जांपल चाह रही है, हम उसी को लेके चलते हैं। स्पेशलाइज्ड एसी की मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने उसको एक्सेप्ट करना था या नहीं करना, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से उसकी एस्टिमेट्स वगैरह सेपरेट वर्किंग की, और मैंने उस एसी की अपने लिए कॉस्ट निकाल ली। तो वो एसी अगर ये स्पेशलाइज्ड नेचर का मैन्युफैक्चर करूंगा तो इस एसी की कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो मुझे होगी, वो कॉस्ट होगी बेटा मे बी 1 लाख। ठीक हो गया। तो मैंने प्राइस ऑफर की 1 लाख की वजह से कंपनी ने सोचा कि क्यों ना 1,20,000 प्राइस ऑफर कर दी जाए कस्टमर को। अब देखिए यहाँ हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अपने प्रीवियस डाटा को देखते हुए कैलकुलेट कर ली। प्रीवियस डाटा से हमारा क्या? हम जो एसी बना रहे थे, हमारे पास ओल्ड एसी की चीजों के एक्सपेंसेस अवेलेबल थे, हमने वो डाटा उठाया, उस डाटा को अपने मुताबिक मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करके उस न्यू कॉस्ट या प्रोडक्ट की प्राइस कर ली। इन शॉर्ट आप कॉस्ट अकाउंटिंग को ये भी कह सकते हैं कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को यूज करके जो वर्किंग बनानी थी कॉस्ट निकालने के लिए, सर जो वर्किंग करनी थी, वो जो वर्किंग को डील कर सको। अब हमने प्राइस भी निकाल ली 1 लाख रुपया अपनी, और हम प्राइस कस्टमर को देने भी जा रहे हैं 1,20,000, लेकिन मैनेजमेंट ने देखा कि इसको एसी को बनाने के लिए जो स्पेशलाइज चीजें उन्हें रिक्वायरमेंट है, उसका एक प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है फ्रांस से, वो कहीं और से नहीं मिलता है।
और मैनेजमेंट को नजर भी आ रहा है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि फ्रांस से इंपोर्ट पर क्या लगे, पाबंदी लगे। तो इसका मतलब क्या है, डेट इज एक्सटर्नल डाटा। बेशक उसमें कोर्स में नजर आ रहा है उसको प्रॉफिट हो जाएगा, वो बिकेगा, लेकिन एक्सटर्नल डाटा क्या है, इंपोर्ट्स के ऊपर कोई चीज लग जाना, पाबंदी लगे ना, तो उसने इसको क्यूमुलेट करते हुए ये डिसीजन लिया कि हम ये एसी मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को नहीं देंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब इस पर बैन लगेगा तो हम इसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे, हमें कोई ना कोई इसका लॉस होगा। दैट डिसीजन, इसलिए इसको कहते हैं मैनेजमेंट। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री, फ्यूचर एक्सपेक्टेड, और लास्ट क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो यूजिंग द डाटा ऑफ कॉस्ट अकाउंट। आपको इन्वेंट्री के अंदर IS 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री, जब हम बेनिफिट्स तब पढ़े थे इन्वेंट्री तो उसके अंदर लिखा आ रहा था कि मोस्ट एफिशिएंट परचेज डिपार्टमेंट, लेस एफिशिएंट परचेज डिपार्टमेंट, मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक वैल्यू की डिटरमिन कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, उसको देख के हम बताते थे एफिशिएंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। नॉर्मली अगर हम ये बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो हम ये सीखते हैं, ओपनिंग आई, परचेजेस आई, साल के एंड पर गिन लो कितना स्टॉक पड़ा, डेट इज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इन प्रैक्टिस बिजनेस के अंदर कंपनी को कोई अपना क्लोजिंग स्टॉक की स्पेसिफिक वैल्यू मेंटेन करनी होती है। उसकी रीजन ये होती है कि फ्यूचर में कहीं स्टॉक आउट ना हो, जब कस्टमर उससे मांगे तो उसको ये ना कहना पड़े कि मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। तो उस स्टॉक की जो एक स्पेसिफिक वैल्यू डिटरमिन करना, दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ कॉस्ट अकाउंट। कि हम कितनी रखें इन्वेंट्री, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए कि हमें स्टॉक आउट ना आए, हमें उसके वेयर हाउस के एक्सपेंसेस कम से कम हो। तो उसको भी हम जो डील करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग ही डील करती है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके, ये हमने बता दिया फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। बेनिफिट्स के अंदर अगर हम देखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग पे, तो उसका मेन बेनिफिट जो मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो भी मैनेजमेंट का कोई डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा, उस प्लान के लिए, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए नॉर्मली ये मैनेजमेंट इंटरनल बिजनेस के अंदर यूज होती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मे भी आपने IT के अंदर भी पढ़ा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके बुक्स के अंदर डिस्कस है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए है कि व्हाट इज डाटा या इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिफरेंशिएशंस को डिस्कस कर लिया है कि ये क्या है, इसकी अहमियत क्या, क्यों जरूरी है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाटा इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है? बेटा डाटा रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म में मैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको एग्जांपल दूं, मैं कैश टू सेल, रिसीवेबल टू सेल, कैश टू सेल, रिसीवेबल टू सेल, कैश टू सेल, रिसीवेबल सेल, मेरे पास 500 एंट्रीज पड़ी। ये जो रॉ फॉर्म में मेरे पास पड़ा है ना इन्फॉर्मेशन, दैट इज डाटा। ये डाटा है, लेकिन कोई मीनिंगफुल, कोई मीनिंगफुल मुझे मतलब नहीं दे रहा। डाटा बहुत है, सेल्स की लिस्ट है, रिसीवेबल्स की लिस्ट है, लेकिन इंडिविजुअल पड़ा है, कोई मीनिंगफुल मुझे मतलब नहीं दे रहा। अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ना दे लेकिन रिकॉर्ड में, दैट इज डाटा। और अगर उसी डाटा को प्रोसेस कर दे और प्रोसेस करने के बाद वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। जिस तरह बुक ऑफ प्राइमरी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज इंफॉर्मेशन। और उसके लिए जो इंडिविजुअल एंट्री सेपरेट पड़ी होती है, वो सेपरेट सेपरेट एंट्री को
हम डाटा कहेंगे, हमने डाटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद वो डाटा डाटा ना रहा, इंफॉर्मेशन होगी। जबकि वो इंडिविजुअल एंटिटीज हमें कोई मीनिंगफुल डाटा, मीनिंगफुल मतलब नहीं दे रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाटा। एक छोटा सा और था, इंफॉर्मेशन या डाटा की खसूसियत क्या होती है। अल्टीमेटली अगर कोई डाटा या इंफॉर्मेशन कहीं हम अच्छा है, तो उसके लिए खसूसियत या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी अच्छी होगी, जो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, कंप्लीट हो, जिसमें कोई करेक्शन ना हो, रेलेवेंट हो, रिलायंस हो। ये वही इंफॉर्मेशन, ये वही सारी खसूसियत है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये एज अ डिस्कशन के तौर पर इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इसको समझना जरूरी है कि थोड़ा बहुत हमें पता चल जाए कोर्स अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इनका आपस में लिंक क्या है, ये कैसे डील करती है, कोर्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पर वो क्या करता है, डिफाइन अकाउंटिंग द सिस्टमैटिक एंड comprehensive recording of financial transaction pertaining to a business and the process of summarizing, analysis and reporting these transactions। समराइजिंग से बात क्या, एंड प्रोसेस ऑफ समराइजिंग से क्या, ट्रायल बैलेंस बना देना, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बना देना, फिर फाइनेंशियल पोजीशन बना देना या डिस्क्लोज दे देना कि उसकी बात करें। ये एक, दो, तीन, ये तीनों के तीनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उसने थोड़ा सा अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया जो हम ऑलरेडी पढ़ते। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग में भी समराइज है टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि हमने जो बिजनेस की फाइनेंशियल वैल्यू जो बिजनेस कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। टू असिस्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर, असिस्ट से मराद हेल्प कर सके, हेल्प से मराद क्या, मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल हिस्टोरिकल डाटा से इंफॉर्मेशन ले सके। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मेनली इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर से मराद है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड की, मतलब जिस तरह मैंने कहा फ्यूचर में हमने वो इसी बनाना, तो इसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा जब तक वो ट्रांजैक्शन अकर ना हो जाए। ये उस अकाउंटिंग वही है जो हम ऑलरेडी इंट्रो में इसके रेलेवेंट पढ़ते हैं। Accounting information is provided for management so that management have the information they need to run the company, के वो इसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके। Other users of financial statement may of them outside the entity। Other users of financial statement हमने पढ़ा था, बैंकर्स है, सप्लायर है, शेयर होल्डर है, टैक्स अथॉरिटी है, इन्वेस्टर है, जो हम इंट्रो में पढ़ के आए थे, ये वही है। कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिवेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेनली ऑफ द फाइनेंशियल नेचर फॉर मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है जो कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है, वो उस रिकॉर्ड को लेती है और अपनी फ्यूचर के प्लानिंग के हवाले से, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के हवाले से, या जो कोई हमारी प्लानिंग इम्प्लीमेंट हो रही है उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए वो क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने डिसीजन या अपनी चीजें लेती है। Data and information. The term data and information are often used as if they are same meaning. However, there is a difference between data and information. Data is term refer to the fact, मतलब जो meaningless है. It must turn into information in order for it to become useful. अगर इसको प्रोसेस करके यूजफुल डाटा में कन्वर्ट कर दिया तो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अगर वो इंडिविजुअल को देखा जो सिर्फ फैक्ट है, डाटा है, कोई मीनिंगफुल आपको नहीं दे रही। नीचे उसने डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ कंपनी थोड़ी सी एक एग्जांपल पढ़ते हैं। अ कंपनी engage in many different type of transactions, sale, purchase of material, expenses also. Each of these is processed into individual record. For example, sales are recorded in sales invoices. This would result in thousands of individual records. मतलब सेल्स क्या होगी, सेल इनवॉइस इशू होगी, थाउजेंड इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होंगे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में। एंड अकाउंटिंग सिस्टम समराइज
these in a meaningful manner to provide information. This is carried out in a series of steps, each of which provide information based ultimately on the original transaction. ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या थी? सेल हुई, सेल के बाद सेल इनवॉइस बनी, अ नंबर ऑफ सेल इनवॉइसेस आ गई, तो फिर सिस्टम ने क्या किया, उसको प्रोसेस करके हमें नेक्स्ट क्या दी, सेल डे बुक बना दी। अ सेल डे बुक समराइजिंग सेल्स पीरियड, उसने उस सारे को हमें एक सेल डे बुक के अंदर क्या कर दिया, एक समराइज कर दिया, मीनिंगफुल डाटा प्रोवाइड कर दिया, मीनिंगफुल डाटा। लेकिन उससे पहले क्या थे, वो इंडिविजुअल। द ट्रेड कंट्रोल अकाउंट शोज दैट द टोटल आउट टू द कंपनी एट एनी पॉइंट। ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि एनी टाइम कंपनी के कितने रिसीवेबल्स डेट है, मीनिंगफुल डाटा। लेकिन अगर हम अकेली क्रेडिट सेल को देखते रहे, रिसीवेबल टू सेल, रिसीवेबल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देखते रहे, तो हमारे लिए वो डाटा तो होगा, फैक्ट तो होगा, लेकिन कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम record data about the cost of operations and activity within the entity. ये देखिए, about cost of operations and activity. The source of cost accounting data within आगे include invoices, receipts, inventory record and time sheet. जो मैंने आपको कहा historical data use करता है financial statements. Many of the documents from which the core data is captured are internally generated documents such as time sheet and material acquisition notes. कहता है ये जो मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटिंग वाला डाटा है, जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं ऑपरेशंस की, एक्टिविटीज की, उसके लिए जो टाइम शीट जो भी हम यूज करते हैं, मैक्सिमम डाटा इंटरनली जनरेटेड होता है, हमारा खुद से जनरेट किया गया होता है मैनेजमेंट का। इसमें इलस्ट्रेशन 2 बेटा आप खुद करेंगे और ये डाटा यहाँ तक आप पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कब गुड कही जाएगी? जब वो एक्यूरेट हो। एक्यूरेट से बात क्या, फेयर हो, फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, जो उसने बताया हुआ है, अंडरस्टैंडेबल हो, उसको पढ़ने से समझ आए, यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी आसान हो, पर्पस एंड रेलेवेंस, जिस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन हो उसके रेलेवेंस, अगर वो रेलेवेंस नहीं होगी तो वो इंफॉर्मेशन जितनी मर्जी एक्यूरेट हो, जितनी मर्जी अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन उसका कोई पर्पस मीनिंगफुल नहीं होगा। रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, जहां से इंफॉर्मेशन हमें मिली है, कोई रिलायबल सोर्स से मिली है। अनरिलायबल सोर्स की इंफॉर्मेशन बेशक ईच एवरीथिंग फुलफिल कर रही हो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करना किसी भी मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है, या वो उसको रिजेक्ट करे। सफिशिएंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इतनी हो कि उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम अपना कोई कंक्रीट डिसीजन कर सके। ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन आधी है, आधी नहीं है, या उसका कोई पार्ट मिसिंग है जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर सके। अब देखिए, ये हर चीज के अंदर अगर मैं कहूँ सफिशिएंट कंप्लीट, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, इजी हो, रेलेवेंट हो, सारा कुछ हो, वो कंप्लीट ही नहीं है, इंफॉर्मेशन बेकार है। इसका मतलब क्या? सफिशिएंट कंप्लीट होना चाहिए। टाइमलीनेस, विद इन टाइम अवेलेबल हो। मैंने डिसीजन करना था किसी चीज के हवाले से 31 दिसंबर को, मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की, इंफॉर्मेशन मेरे पास आई 10 जनवरी को, बाकी सारी शर्तें पूरी कर रही थी, लेकिन क्या लेट मिली। अब क्या उस इंफॉर्मेशन का फायदा है? इंफॉर्मेशन का वही फायदा है जो विद इन टाइम मिले, जब हमने डिसीजन मेकिंग को प्लानिंग की स्टेज पर वर्क कर रहे हैं। और कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी से मतलब क्या? वो इंफॉर्मेशन किसी से कंपेरेबल हो, अगर कंपैरिजन करना हो, ऐसा ना हो कि उसको किसी के साथ कंपेयर ही ना किया जा सके। Communicated to the right person, the value must exceed its cost. Information must be cost efficient. Cost efficient से मतलब कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के ऊपर हमारी इतनी कॉस्ट ना लग जाए कि हम उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू खत्म हो जाए। मतलब जिस चीज के रेलेवेंट हमने डिसीजन लेना था, उस चीज के रेलेवेंट वैसे अगर वो नुकसान में चले, हमें मे भी लॉस कम होता है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में हमारी कॉस्ट ज्यादा आई। ठीक है। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, उसका पर्पस क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन
प्लानिंग के अंदर क्या आएगा, प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, मेकिंग प्लान्स फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव, ये आ गया प्लानिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या आएगा, जो उसने प्लान को इम्प्लीमेंट किया है उस प्लान के ऊपर क्या रखना, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से बात किया, क्या वो हमारा प्लान अकॉर्डिंग जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो प्लान उसी परफॉर्मेंस के तहत ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई प्लान इंप्लीमेंट किया तो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो उतनी ही है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, कोई इसमें वेरिएशन तो नहीं। अगर वेरिएशन है तो उसको कवर अप करना, उसको देखना, उसको करेक्ट करना, उसमें जो प्रॉब्लम उसको खत्म करना और लास्ट में इवेलुएट कर लेना एक्चुअल रिजल्ट को, दैट इज कंट्रोलिंग। और डिसीजन मेकिंग क्या है कि अगर हमने कोई चीज प्लान कंट्रोल करनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन प्रोवाइड टू हेल्प अ मैनेजर डिसाइड व्हाट टू डू इन एनी सिचुएशन वेयर अ डिसीजन इज नेड। मतलब हमने सप्लायर शिफ्ट करना है या नहीं करना, हमने ये न्यू प्रोडक्ट बनाना है या नहीं, हमने कितनी क्लोजिंग इन्वेंटरी शो करनी है, दैट इज मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ द। इसके लिए टूल्स है, इसके लिए फार्मूला जॉब क्या है, 8 में जाना। अब उसने कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ थिंग्स, it involves the calculation and measurement of the resources used by the business in undertaking its various activity। various activity की मतलब क्या, जो भी बिजनेस कर रहा है उसकी क्या निकालना, कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting concept with gathering the data about the cost of product or services and cost of activity। ये उसने नेक्स्ट उसको मजीद डिटेल में बताया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग। बाकी बेटा आप घर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन to the management that can be used to help run the business। The purpose of management accounting is to provide detailed financial information to the management so that they can plan, control the activity or operation for which they are responsible। मतलब अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की है उसका डाटा प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा प्लस एक्सटर्नल फैक्टर के बेस पर वो अपना डिसीजन करेगा या लेके चलेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड टू हेल्प मैनेजर्स make other decisions। in other words, management accounting provide management information to assist with planning, controlling and one of decision। तो 3 चीजें के लिए इसने बता दी। Management accounting section include cost accounting as one of its discipline but is wider in scope। वाइडर स्कोप से बात किया, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं मेल लेती लेकिन इसका स्कोप ज्यादा ये और चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करती है। वो कौन सी चीजें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से ऑफन प्रिपेयर फॉर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा जो हमने बनाया है। although cost estimates and revenue estimate may be obtained from the source other than cost accounting। मैनेजमेंट अकाउंटिंग may be forward looking। forward looking से बात क्या है बेटा, फ्यूचर। नेक्स्ट, and used to provide information about expected costs and profits in future। ये उसने बताया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको आपको रीड कीजिए। कंपैरिजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसकी हम ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं बेटा। ये आपने इंशाल्लाह यहाँ तक आपका होमवर्क है कि आपने ये इंफॉर्मेशन घर से पढ़नी है और अच्छी तरह ये चीजें दोबारा पढ़नी है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चन जो सा है कल डिस्कस करेंगे। अब इंट्रो के अंदर या F1 के अंदर आपने जब बना रहे थे फाइनल अकाउंट्स तो आपने अप्रोक्सीमेटली 90% क्वेश्चंस उसके किए जो थे ट्रेडर्स और 10% या 5% क्वेश्चन होंगे जो थे सर्विस प्रोवाइडर।
सर्विस प्रोवाइडर। शायद कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के रेलेवेंट, शायद मैन्युफैक्चरिंग। अब ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप्स की, नंबर 1 ट्रेडर, नंबर 2 सर्विस प्रोवाइडर और नंबर 3 मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन से हमारा ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर भी हो, वो मैन्युफैक्चर भी करता है बेचता भी है। ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर भी हो, वो कंप्यूटर सेल भी करता है, कंप्यूटर की आफ्टर सर्विसेज भी देता है आपको। और ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर तीनों भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वो कंप्यूटर खुद बनाती है, फिर वही कंप्यूटर सेल करती है, फिर उसी कंप्यूटर्स की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आफ्टर सेल सर्विसेज। इसका मतलब ये कोई भी एक कंपनी, इनका मिक्सचर भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, कोई इसके लिए हम अगर तो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट बिहेवियर को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम उसमें रेडीमेड चीज लेते थे और उसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल देते थे, हमें उसके लिए कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी प्रोडक्ट की, और हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में कोई जानने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब हम गए तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम खुद बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स खुद बनाने की वजह से उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की कॉस्ट लगती है, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट इंक्लूड हो रही है। अब ये जो कॉस्ट है मे बी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रेलेवेंट भी हो सकती है जो हम बना रहे हैं, या ओवरऑल बिजनेस पर भी हो सकती है। मतलब वो एक ऐसी कॉस्ट है जैसे फैक्ट्री और ऑफिस एक ही बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का रेंट, ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। और बिजनेस पर्पस से मुराद यहाँ पर जो बिजनेस पर्पस में कह रहा हूं है, तो प्रोडक्ट को बनाना भी बिजनेस पर्पस है, बिजनेस से मुराद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए नहीं लग रही, अदर देन प्रोडक्शन, अगर वर्ड में यूज करूं अदर देन प्रोडक्शन ज्यादा सूटेबल होगा, अदर देन प्रोडक्शन। इसका मतलब जो हमारी कॉस्ट लगती है वो मेरी प्रोडक्शन पे लगे, अदर देन प्रोडक्शन पे लगे, और दोनों पर मिक्स भी लग सकती है हमारी कॉस्ट। एक तो ये पॉसिबिलिटी हुई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉस्ट फिक्स हो, कुछ कॉस्ट वेरिएबल हो, कुछ कॉस्ट मटेरियल की लगे, कुछ कॉस्ट हमारी किसकी लगे, लेबर की लगे, इस सारी कॉस्ट लगेगी। अब हमने किस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स में, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर में ऐड करना है। अब इस चीज को हमने सीखना है कि कौन कौन सी चीजें, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही होगी तो इस कॉस्ट को उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनाना है, किस कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट में लेके जाना है, दैट ये अब हमारे सीखने की चीज। और इसको सीखने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कॉस्ट की टाइप क्या है, हमें पता हो कॉस्ट की टाइप क्या है, टाइप ऑफ कॉस्ट, कितनी किस्म की कॉस्ट है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंदर आपने थोड़ी सी कॉस्ट की टाइप पढ़ी है, जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक आता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आपने ये पढ़ लिया होगा, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट। उसके अलावा आपने मे भी क्वेश्चन करते हुए क्यूएमटी के अंदर कहीं डेरिवेटिव्स के अंदर जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या उस चीज की बात आती तो वहां टोटल कॉस्ट की बात आपने की होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। अल्टीमेटली हम उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हम इस चीज पर नहीं आगे कि कॉस्ट की टाइप कितनी है, कॉस्ट की टाइप कितनी है, इसको किस किस बेस में हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, उसमें नंबर 1 आता है क्लासिफिकेशन ऑफ
अकॉर्डिंग टू नेचर, उसकी नेचर के हवाले से क्लासिफिकेशन क्या है। नंबर 2 फंक्शन, फंक्शन के हवाले से क्लासिफिकेशन क्या है। बिहेवियर, एक मिनट बेटा, उससे 10 से 11, 11 से 12 उससे राब्ता करो, उसने मुझे यही कह रहे थे शाम को। इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू कोस्ट। ये हमने इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किसी और बेस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो अभी तक हमारे कैफ 6 के सिलेबस में उसका इम्प्लीमेंटेशन है। इसको मैं मजीद भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो हमारे कैफ 6 के अंदर उसकी एप्लीकेशन नहीं। इंशाल्लाह कल हम इन क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स किस तरह है। ये जब हम इसको पहले डिस्कस करें, हम हर एक को इंडिविजुअल डिस्कस करें। मतलब अगर क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू नेचर बात करें तो हम बाकी भूल जाएंगे, सिर्फ नेचर को देखेंगे, नेचर के मुताबिक ये है, बाकी मुझे नहीं। इसी तरह जब फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन के मुताबिक इन दो हिस्सों में है, बाकी मुझे नहीं पता। बिहेवियर, कोस्ट सेंटर, इन सबको स्पेसिफिकली सेपरेट करें। फिर हम इन चारों का एक आपस में मिक्सचर सा लिंक भी देखेंगे। वो एक तो जैसे इन शॉर्ट अगर मैं सिर्फ ये बताऊं, अकॉर्डिंग टू नेचर की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू नेचर क्लासिफिकेशन में रॉ मटेरियल आता है, लेबर आता है और एक्सपेंसिव आता है। लेट एक मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको ये चीज बता रहा हूं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसिव। और कॉस्ट सेंटर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। मतलब जब हमने कॉस्ट सेंटर की वजह से क्लासिफिकेशन देखनी है, वो क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मटेरियल के हवाले से देखनी है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव। अगर हम देखें तो क्या हम ये नहीं कह सकते मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। ऐसे भी लिंक बन रहा है। और इसी लिंक को अगर मैं इस तरह कहूं, कॉस्ट सेंटर हमारे दो तरह के है, एक कॉस्ट सेंटर डायरेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या आता है, मटेरियल भी आता है, इनडायरेक्ट के अंदर भी मटेरियल। मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये आपस में लिंक है, इसका कोई पैटर्न बट अवेलेबल नहीं है। हमने इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके बाद हम डिफरेंट तरीके से इनका आपस में लिंक बनाएंगे। जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये कोर्स क्लासिफिकेशन के हवाले से कोर्स किस तरह डील होती है, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान होगा हम कोर्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालें। हमें पता होगा कौन सी कोस्ट उसकी कोस्ट में ऐड होनी है, कौन सी पीरियड कोस्ट है, किसको कहाँ। और फिर आप देखेंगे कि इसको बड़ी आसानी से 10 मिनट का क्वेश्चन हुआ करेगा, 8-10 नंबर का आता है, आसानी का एक फॉर्मेट सा होगा, उसको फॉलो करेंगे, क्वेश्चन अपना करेंगे। इंशाल्लाह कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स को डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस किया नहीं है, तो इसका एडवांस क्वेश्चन ना पूछिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स होती है इसमें क्या चीज। हाँ, जो प्रीवियस डिस्कस किया उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये सिर्फ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है जो हमने कल डिस्कस करना है। जी बेटा, अब एक बच्चे ने हैंड रेज किया था, मैं असल में अपनी बात कंक्लूड करने जा रहा था, इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन नहीं लिया। अब मैंने अपनी बात को आज की डिस्कशन के लिए कंक्लूड कर दिया, मैंने वो नहीं पढ़ा। अब जिस बच्चे का जो क्वेश्चन है बेटा हैंड रेज करें, मैं उसका आंसर। जी बेटा, अब एक बच्चे ने एमसीक्यूज का भी मुझे कहा था, उसका एमसीक्यूज में हम देख लेते हैं बेटा। अभी चैप्टर नंबर 8 मैं शमसुल जमान, मैं क्या शमसुल जमान ही था बेटा। जी सर, वही मैंने याद दहानी करवानी थी, एमसीक्यू नंबर 17 बेटा मुझे 25। याद है, बिल्कुल बेटा मुझे याद है आपका। मैं आपका वही एमसीक्यूज के ऊपर जा रहा हूँ, वो सिर्फ मेरी स्लाइड्स ओपन हो जाए तो मैं जी उधर सर। ही जा रहा हूँ आपका एमसीक्यूज पे आंसर।
70 जी। अब शमस बेटा मुझे ये बताया इसमें आपको प्रॉब्लम आई कहाँ पर? मैं इसको पढ़ता हूँ, पहले मुझे बताया कहाँ पर प्रॉब्लम। इसका आंसर सर जो आया है वो 1,05,000 है, तो वो मुझे मेरे हिसाब से तो वो 1,00,000 आ रहा है ऐसे। आपके हिसाब से 1,00,000 आ रहा है, ठीक है। जी इसके सोल्यूशन में है 1,05,000, 5,000। ये फर्क है। अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम मसला है कोई। अ कंपनी रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹5,00,000 on 1st April 2017 to facilitate purchase on the same day of an asset which cost ₹7,50,000। मतलब गवर्नमेंट ने ग्रांट दी 5,00,000 की एसेट के लिए, जो कितने का था 7.5। जब ग्रांट मिलती है एसेट के रेलिवेंट तो दो ट्रीटमेंट है। अब अगर तो उसने कोई ट्रीटमेंट बताया तो हम उसको देख लेते, नहीं तो उन दो में से देखते हमने क्या करना। द एसेट हैज अ 5-year यूजफुल लाइफ एंड इट्स डेप्रिशिएटेड ऑन 30% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। मतलब 30% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस को हमें डेप्रिशिएट करना है। कंपनी पॉलिसी इज टू अकाउंट फॉर ऑल ग्रांट रिसीव्ड एज डेफर्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या? डेफर्ड इनकम है, एसेट पूरा बुक होगा और ग्रांट एज ए लायबिलिटी पूरी बुक होगी। हर साल हम क्या करेंगे, एसेट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करेंगे और ग्रांट का 30% हम क्या बनाते रहेंगे अपनी इनकम। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2019। ये 31 मार्च 2019 की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर ये इस डेट को ग्रांट मिली है तो पहला ईयर एंड हुआ है 31 अप्रैल 2018। उसने इसकी ग्रांट नहीं पूछी, इसका ट्रीटमेंट नहीं पूछा, उसने पूछा 31 अप्रैल 2019 का, उसने नेक्स्ट ईयर का पूछा। तो बेटा क्या है, तो क्या जी शमसुल जमान? सर मार्च का 31 मार्च ये होता हाँ है। सॉरी 31 मार्च निकले, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। इसका जी मतलब क्या जी है, इसकी डेप्रिसिएशन क्या आएगी? सर की एलोकेशन है वो ग्रांट के 5,00,000 पे, क्योंकि वो तो उसकी पूरी कॉस्ट 7,50,000 पे नहीं करनी। डेप्रिसिएशन की एलोकेशन नहीं, देखिए वो 30% के हिसाब से जो की उसने की है। उसने जो की है अभी देख लेते हैं बेटा, उसने क्या की है, मुझे टेंशन क्यों लेती है। उसने 30% के हिसाब से एलोकेशन किया और जो वैल्यू ली है वो 5,00,000 ली है, जो ग्रांट की अमाउंट है, ना कि 7,50,000 जो एक्चुअल में वो एसेट की कॉस्ट थी। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ ये बता मुझे। What amount will be recognized in respect of grant? दोबारा, व्हाट अमाउंट ऑफ क्या है, Grant इनकम। जो इनकम recognize कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। अब जी जब होती है बेटा डेफर्ड, ठीक है, जब होती है डेफर्ड तो मैं ग्रांट सेपरेट बुक करता हूँ 5,00,000, एग्रीड, ठीक है, जी और एसेट सेपरेट बुक करता हूँ। जी ऐसे ही एसेट इधर डेप्रिशिएट होता है और ग्रांट इधर से इनकम बनती रहती है, एग्रीड। यस सर। और इनकम का जो पैटर्न है ये वही होता है जिस पैटर्न से हमारी डेप्रिसिएशन या उससे हम बेनिफिट लें, वो दोनों पैटर्न हम सेम रखते हैं। ठीक हो गया। यस सर। इसका मतलब अगर डेप्रिसिएशन हम 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अपनी एक्सपेंस कर रहे हैं तो ग्रांट भी क्या करेंगे, 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम अपनी हर साल इनकम बनाएंगे, एग्रीड। यस जी इसका मतलब पहले साल अगर 30% इनकम बन गई, वो आ गया 1.5 लाख रुपया पहले साल, 5,00,000 में से 1.5 लाख निकल गया, ठीक है। दूसरे यस साल सर के स्टार्ट पर कितना आ गया, 3.5 लाख। अब दूसरे जी साल 3.5 लाख का क्या लेंगे हम, 30%, 30 ठीक हो गया। वो कितना आ जाएगा, 1,05,000। अब यहाँ पर उसने वर्ड लिखा है इनकम, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है उसने, इनकम, इसलिए हमने 1,05,000।
अगर यहाँ पे वर्ड लिखा व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम क्या करते हैं, 1,05,000 इनकम आ गई, ठीक है। Yes. और हम देखते हैं इसकी डेप्रिसिएशन क्या है, फिर नेट करके बनाते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इनकम पर था, इसलिए सिर्फ इनकम। सर अगर उसने WDV मांगी होती उस तो एसेट की तो फिर 7 लाख के हिसाब से कैलकुलेट। हाँ, और सर अगर जी जी नंबर ना, इसमें मैंने कहना था कि जो इसका आंसर उसने बताया, ये जब हम पीछे मेथड 1 और 2 पढ़ा था, तो जो इसका आंसर है वो भी तो मेथड में हमने पढ़ा था कि जो ग्रांट की वैल्यू होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ द एसेट या जो है वो उसमें से माइनस कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ये इनकम की बात कर रहा है 24 में बेटा, इनकम। ग्रांट की इनकम, हाँ, तो ग्रांट हो, ग्रांट रिलेटेड, हमने दो तरह की ग्रांट पढ़ी है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। एग्री? जी जी एसेट के जी, दो ट्रीटमेंट है, डिडक्ट कर लो या डेफर्ड कर लो। इनकम के अंदर यस, तो एसेट आता ही नहीं है, इसलिए उसने आंसर इसका सी कहा होगा, ऐसे ही है, जी जी, सही है समझ लगी? ये एसेट जी। तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के लिए अप्लाई होता है, ये इनकम के लिए अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? वही कंफ्यूज कर गया था जी। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स से आगे चलेंगे और कोशिश करें हम कोस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट भी डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज।